नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। ये तो आप जानते ही हैं कि उद्धव ठाकरे उसी समय इस्तीफा देना चाहते थे जब उनके बहुत सारे विधायक मुंबई छोड़ कर के सूरत पहुंच गए थे और वहां से ये सूचनाएं मिलनी शुरू हो गई थी कि वो अब एक चार्टर प्लेन से गुवाहाटी जा रहे हैं। फेसबुक लाइव के समय ही वो इस्तीफा देना चाहते थे। ये खबरें शिवसेना के भीतर से ही आ रही हैं। लेकिन क्यों नहीं दिया, ये भी हम और आप जानते हैं। ये भी खबरें आ रही हैं कि शरद पवार ने उनको इस्तीफा देने से रोक दिया और ऐसे दो मौके आए। उन्होंने फेसबुक लाइव के बाद सीएम आवास छोड़ दिया था और मातोश्री चले गए थे। ये तो हम और आप जानते ही हैं। तो शरद पवार ने उनको इस्तीफा देने से क्यों रोका? बहुत लोगों का कहना है कि उद्धव ठाकरे की, शिवसेना की, एनडीए सरकार की जरा और फजीहत हो जाए, शायद इसलिए। लेकिन इसको हम मजाक के तौर पर लेते हैं, व्यंग के तौर पर लेते हैं। लेकिन एक बात तो पक्का है कि शरद पवार किसी भी सूरत में इस सरकार को बचाना चाहते थे। आखिरी समय तक भी वो सरकार छोड़ना नहीं चाहते थे, गिरे ये नहीं चाहते थे। इसलिए एनसीपी के लीडर होने के बावजूद शिवसेना के बागी विधायकों को इसकी कीमत चुकाने की धमकियां तक उन्होंने दे डाली थी। इसी तरीके से अगर हम देखें तो उद्धव ठाकरे को भी अपनी सरकार टूटने का, मुख्यमंत्री पद जाने का, इसके अलावा 55 में से 39 विधायकों के टूट करके बागी हो जाने का जितना दुख है, उससे कहीं ज्यादा दुख इस बात का है कि उनके हाथ से शिवसेना पार्टी भी निकलती हुई दिखाई दे रही है। ये तो दो घटक दल हुए एमबीए के। लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ा अगर किसी को हुई है तो वो है कांग्रेस। कांग्रेस को जो दर्द हुआ है उसका अंदाजा हम आप लगा नहीं सकते हैं। अभी कुछ ही महीने पहले एक और राज्य उनके हाथ से निकल गया था, पंजाब। और दिल्ली की तरह अरविंद केजरीवाल की पार्टी ही पंजाब में भी सत्ता में आ गई। दिल्ली में शीला दीक्षित कांग्रेस की मुख्यमंत्री लगातार 15 साल तक चीफ मिनिस्टर रही थी। यहां अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने उनको रिप्लेस किया और पंजाब से भी जब उनकी बुरी तरह विदाई हुई तो वहां भी केजरीवाल की पार्टी ने ही उनको रिप्लेस किया। लेकिन कांग्रेस की लीडरशिप को इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि इतनी जल्दी एक और राज्य उनसे छिन जाएगा। महाराष्ट्र, जहां 2019 में कांग्रेस और शरद पवार ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का, देवेंद्र फडणवीस का रास्ता रोका था और उनके 2.5-3 दशक पुराने सहयोगी शिवसेना को बरगला करके, बहका करके, फुसला करके या उनकी जो इच्छा थी उसको भांप करके अपने साथ मिलाया। एक एमवीए गठबंधन बनाया महाविकास आघाड़ी करके और फिर सरकार फॉर्म की। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठ गई क्योंकि उसके पास उतने नंबर नहीं थे कि वो किसी तरह की जोड़ तोड़ करके, खरीद फरोख्त करके सत्ता का वर्ण कर सके। उसने 2 साल, 2.5 साल इंतजार किया। शायद इस बात का इंतजार किया कि राज्य में एक ऐसा वातावरण बन जाए जब शिवसेना के भीतर से ही बड़ी टूट हो, और वो समय आ गया। राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव के तुरंत बाद ये काम हो गया। अब भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे,
जो पुराने शिव सैनिक हैं, बचपन से ही शिवसेना में रहे हैं, पले-बढ़े हैं, बाला साहब ठाकरे के परम शिष्यों में रहे, आनंद दिघे के परम शिष्यों में रहे, उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया और उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका दिया है। क्या रणनीति है 2024 को लेकर के वो मैं बता चुका हूँ अलग एक प्रोग्राम में, उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। पर जितनी पीड़ा शरद पवार को और उद्धव ठाकरे को है, क्योंकि इन दोनों को इस समय सत्ता की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। शरद पवार के 2 मंत्री जेल में हैं और उद्धव ठाकरे के भी मुँह लगे और सबसे करीबी माने जाने वाले संजय राउत ईडी के चक्कर काट रहे हैं, उनकी भी आने वाले दिनों में गिरफ्तारी हो सकती है, उनके दोस्त प्रवीण राउत की तरह। तो इन दोनों को तो पीड़ा है ही, लेकिन कांग्रेस ने जो बयान जारी किया है, कांग्रेस के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जयराम रमेश, उनकी तरफ से जो 30 जून को एक बयान जारी किया गया, उसको अगर ध्यान से देखें, तो उससे कांग्रेस की जो अंतर पीड़ा है, जो दुःख है, वो आपको समझ में आ जाएगा। हमें नहीं भूलना चाहिए कि महाराष्ट्र और ख़ास तौर से मुंबई ऐसी जगह है, जो किसी भी सत्तारूढ़ पार्टी और यहाँ तक के विपक्षी पार्टियों के भी कोष में अच्छा खासा इजाफ़ा करती है, उसकी सेहत को दुरुस्त रखती है। तो ऐसे में इतने सारे राज्य कांग्रेस के हाथ से गए हैं, मैं अभी आपको लिस्ट बताने वाला हूँ। अभी हाल में पंजाब भी चला गया था, उसके गम से उबर नहीं पाई कांग्रेस के महाराष्ट्र जैसा एक कमाऊ स्टेट और निकल गया। तो इन्होंने क्या कहा है जयराम रमेश ने, जिस तरीके से वहाँ सरकार का पतन हुआ है, जिस तरह इनके नीचे से कुर्सी और सत्ता खिसकी है, उसको लेकर के और जिस तरह बड़ी समझदारी के साथ देवेंद्र फडणवीस ने थोड़ा बैक होकर के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में वहाँ एक मिली-जुली सरकार का मार्ग प्रशस्त किया है, उसको लेकर के कांग्रेस की जो पीड़ा है, वो एक तरीके से इन्होंने व्यक्त कर दी है। इन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने धन बल, सत्ता बल और बाहुबल के दम पर एक और राज्य को अनैतिक ढंग से अपने कब्जे में कर लिया। अब जरा 2019 अक्टूबर याद करिए, 24 अक्टूबर को रिजल्ट आ गए थे और तब शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी का दामन झटक करके कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर के सरकार बनाई थी। अनैतिक वो था या जो भारतीय जनता पार्टी ने अब बदला लिया है एक तरीके से उस धोखाधड़ी का, ये है। तो ये तो टिट फॉर टैट वाली बात है ना, कि 2019 में महाराष्ट्र की जनता ने जनादेश दिया था भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार के लिए, लेकिन शिवसेना ने शरद पवार और कांग्रेस से मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को और महाराष्ट्र की जनता को धोखा दिया। तो अब भारतीय जनता पार्टी ने वैसा ही व्यवहार इनके साथ किया, तो इसमें नैतिकता और अनैतिकता का प्रश्न कहाँ आ गया? क्या तब नैतिकता दिखाई थी शिवसेना ने या कांग्रेस ने, जिसके 288 के सदन में केवल 44 एमएलए थे, और शरद पवार ने, जिनके पास 288 के सदन में केवल 54 सीटें थी। तो काहे की नैतिकता थी? तो नैतिकता पर भाषण देना तो कांग्रेस को बंद करना चाहिए। आगे लिखते हैं कि महाराष्ट्र में जो हुआ, वो भारत जैसे लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। कितनी सरकारें कांग्रेस की केंद्र सरकारों ने बर्खास्त की हैं। कब-कब राष्ट्रपति शासन लगाए हैं राज्यों में, बेवजह भी। और 1975 में इंदिरा गांधी ने क्या किया था, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट से उनका रायबरेली का जो निर्वाचन था, उसको अवैध घोषित कर दिया था। अपनी कुर्सी बचाने के लिए, खुद प्रधानमंत्री बने रहने के लिए
कि कांग्रेस का कोई और लीडर प्रधानमंत्री पद पर ना आ जाए, उन्होंने इमरजेंसी लगा दी थी। तो वो लोकतंत्र की हत्या थी या ये लोकतंत्र की हत्या है? इसमें तो कोई ऐसा अयोग्यता का मामला नहीं है कि एकनाथ शिंदे को अयोग्य घोषित कर दिया हो या देवेंद्र फडणवीस को, जैसे इंदिरा गांधी को अयोग्य घोषित कर दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। फिर मतलब ये समझते हैं कि जो लोगों की याददाश्त है, स्मृति है, वो बड़ी छोटी है। उनको 1975 और जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार हुआ करती थी, आंध्र प्रदेश से लेकर के जम्मू कश्मीर तक बहुत सारे राज्यों में किस किस तरीके से चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया गया और वहां राष्ट्रपति शासन थोपा गया, ये कौन भूल सकता है। आगे लिखते हैं कि मोदी शाह के नेतृत्व में भाजपा किसी भी कीमत पर सत्ता हासिल करना चाहती है। वे चाहते हैं कि या तो सत्ता उनके पास रहे या कुर्सी की डोर उनके हाथों में हो। वर्ष 2014 में केंद्र की सत्ता पर काबिज होने के बाद से भाजपा का ध्यान जनहित के लिए काम करने से ज्यादा राज्यों में सत्ता पर कब्जा करने और चुनी हुई सरकारों को गिराने पर रहा है। सत्ता के लिए खरीद फरोख्त, राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्षों की शक्तियों का गलत इस्तेमाल तथा ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों का खुलेआम दुरुपयोग किया जा रहा है। अब तो ये आलम है कि केंद्रीय वित्त मंत्री के मुंह से भी सच निकल जाता है। अब वो हॉर्स ट्रेडिंग पर जीएसटी लगाने का सुझाव दे रही हैं। आगे सुनिए क्या लिखते हैं। लिखते हैं, आपको याद होगा 2016 में उत्तराखंड में भाजपा ने कुछ इसी तरह कांग्रेस की सरकार गिराई थी। और कैसे गिरी थी सरकार? उस समय 8-9 एमएलए शुरू में, और बाद में वो बढ़कर के 12-13 हो गए थे, और उनमें सीनियर नेता थे जो हरीश रावत को मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार करने और बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने बगावत का बिगुल फूंका था, तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी की वहां एंट्री हुई थी। लिखते हैं, कांग्रेस विधायकों के पार्टी छोड़ने के कारण 5 साल के लिए चुनी हुई सरकार 4 साल में ही अल्पमत में आ गई थी। तो कांग्रेस पार्टी के अगर विधायक आपकी पार्टी छोड़ रहे हैं, सरकार छोड़ रहे हैं, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या कसूर है? लेकिन ठीकरा ये फोड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के सिर पर। गलती अपनी कि सबको साथ लेकर के नहीं चल पाते हैं, और ठीकरा अपनी असफलता का भारतीय जनता पार्टी के सिर पर। लिखते हैं कि इसी वर्ष अरुणाचल में भी कांग्रेस के 44 में से 43 विधायक मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू के नेतृत्व में बदलाव करते हुए बीजेपी समर्थित फ्रंट पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश में शामिल हो गए थे। यानी इनके 44 एमएलए में से मुख्यमंत्री समेत 43 एमएलए किसी और पार्टी में चले गए। तो ये इनके नेतृत्व की विफलता है, कांग्रेस के नेतृत्व की विफलता है, या भारतीय जनता पार्टी का कसूर है? लेकिन यहां भी भारतीय जनता पार्टी को ही जिम्मेदार ठहराने की कोशिश हो रही है। फिर लिखते हैं, मणिपुर में 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 60 में से 28 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। भाजपा के पास सिर्फ 21 सीटें थी, लेकिन कांग्रेस को बहुमत साबित करने का मौका नहीं दिया गया। बिहार में वर्ष 2017 में कुछ ऐसा ही खेल हुआ। बीजेपी ने 20 महीनों तक चले महागठबंधन सरकार को अनैतिक ढंग से गिरा दिया। मणिपुर में अगर आपके पास 60 के सदन में 28 सीटें थी, तो आपको केवल 3 एमएलए की जरूरत थी सरकार बनाने के लिए। तो क्यों नहीं जुटा पाई वहां पर कांग्रेस 3 एमएलए? और जो ये कह रहे हैं कि बिहार में अनैतिक ढंग से महागठबंधन सरकार को गिरा दिया, क्या लोगों की स्मृति इतनी कमजोर है कि उनको ये पता ना हो कि नीतीश कुमार ने रातों रात
कांग्रेस और लालू यादव की पार्टी का साथ छोड़ करके वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए थे, क्योंकि उस समय रेलवे के भ्रष्टाचार की वजह से लालू यादव पर शिकंजा कस रहा था और वो नहीं चाहते थे कि इस भ्रष्टाचारी राष्ट्रीय जनता दल के साथ वो खड़े हुए दिखाई दें। यहां भी गलत बयानी। फिर लिखते हैं, वर्ष 2019 में कुछ इसी तरह कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस गठबंधन की सरकार गिराई गई। 2019 में क्या हुआ था? जेडीएस को केवल 37 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 100 से ज्यादा सीटें मिली थी। भारतीय जनता पार्टी बहुमत से कुछ दूर रह गई थी। तो भारतीय जनता पार्टी जेडीएस से बात ना कर ले या कुछ छोटे दलों से और विधायकों से बात करके अपनी सरकार ना बना ले, इसलिए रिजल्ट आते आते ही कांग्रेस के नेताओं ने वहां डेरा डाल दिया। एचडी देवगौड़ा, कुमार स्वामी, इन सब से बात करके उनके सामने मुख्यमंत्री बनने का ऑफर रख दिया। केवल 37 सीटों वाली पार्टी के सामने मुख्यमंत्री बनने का इन्होंने ऑफर रख दिया था। तो भारतीय जनता पार्टी का रास्ता रोकने के लिए, जबकि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी, कांग्रेस ने शायद 78 सीटें जीती थी, भारतीय जनता पार्टी ने 100 से ज्यादा सीटें जीती थी। इसके बावजूद भाजपा को रोकने के लिए इन्होंने अनैतिकता की सारी सीमाएं लांघते हुए 37 सीटों वाली जेडीएस को मुख्यमंत्री पद दे दिया। और बाद में इनकी पार्टी में भी विद्रोह हुआ, जेडीएस में भी विद्रोह हुआ, सरकार टूटी और तब भारतीय जनता पार्टी ने फिर से वहां पर सरकार गठित की। 2020 की बात कर रहे हैं ये, कि मार्च महीने में जब देश में कोरोना की तबाही चल रही थी तो मध्य प्रदेश में राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा था। दुनिया कोरोना की चुनौती से निपटने की तैयारी कर रही थी और बीजेपी सरकार द्वारा चुनी गई सरकार को गिराने में व्यस्त थी। वहां क्या हुआ था? ज्योतिरादित्य सिंधिया को ना इन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया, जबकि उन्होंने मेहनत की थी सरकार वापसी के लिए, ना उनको राज्यसभा की सीट दी, दिग्विजय सिंह को टिकट दे दिया, और ना ही उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया। और ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक विधायक थे, उनके साथ भी उपेक्षा का व्यवहार किया जा रहा था। तो उन्होंने बगावत कर दी और उनके नेतृत्व में 22 एमएलए टूट गए और कमलनाथ की सरकार भी गिर गई। इसके लिए भी ये भारतीय जनता पार्टी के सिर पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि वर्ष 2020 में राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए गुजरात कांग्रेस के 8 विधायकों को भाजपा ने ज्वाइन करवाया। 2021 में पुदुचेरी में भी ऐसा ही देखने को मिला। विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी ने राज्य की कांग्रेस सरकार को गिरा दिया। ऐसी दो और घटनाएं जहां बीजेपी ने धन बल के दम पर अनैतिक ढंग से सरकार गिराने की कोशिश की। पहला महाराष्ट्र, जहां नवंबर 2019 में आधी रात को एनसीपी के 10 विधायकों के साथ देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली, लेकिन उन्हें फिर से सत्ता से हटना पड़ा। दूसरा, राजस्थान, जहां वर्ष 2020 में भाजपा द्वारा कांग्रेस के 19 विधायकों को बरगलाने की कोशिश की, पर यहां उनकी दाल नहीं गली और कांग्रेस सरकार सुरक्षित रूप से राजस्थान की जनता की सेवा कर रही है। यानी ये अपने ही कांग्रेस के विधायकों पर एक तरीके से ब्लेम कर रहे हैं। आपको याद होगा, सचिन पायलट के नेतृत्व में 9 विधायक जो हैं वो मानेसर के एक होटल में महीनों तक पड़े रहे थे और बाद में सचिन पायलट को इन्होंने मनाया और सचिन पायलट ने भी ये बयान दिया कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी हमें नहीं ललचा रही थी या आकर्षित कर रही थी, बल्कि हम ही नाराज थे अशोक गहलोत से। और बाद में भी अशोक गहलोत उन पर तमाम तरह के आक्षेप लगाते रहे। लास्ट में सुनिए क्या कहते हैं ये कहते हैं कि भाजपा लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकारों को जिस तरह अस्थिर कर रही है, उसकी हम कड़ी भर्त्सना और निंदा करते हैं। ये न सिर्फ लोकतंत्र का अपमान है, बल्कि देवतुल्य जनता का भी अपमान है, जो भाजपा की विचारधारा के खिलाफ
वोट करती है। सबसे श्रेष्ठ उदाहरण मैं दूंगा महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में 288 के सदन में कांग्रेस को केवल 44 सीटें महाराष्ट्र की जनता ने दी थी। क्या ये 44 सीटें सत्ता में बैठने के लिए दी थी या विपक्ष में बैठने के लिए दी थी? एनसीपी को केवल 54 सीटें दी थी, वो भी विपक्ष में बैठने के लिए दी थी या सत्ता की मलाई चाटने के लिए दी थी? और भारतीय जनता पार्टी को अकेले 106 सीटें और इनके साथी जो इनके साथ चुनाव लड़ करके मिलकर के लड़े थे शिवसेना, उसको 56 सीटें, यानी दोनों को मिलाकर के 160 से ज्यादा सीटें दी थी। और 7 निर्दलीय उस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, यानी इनकी मिलाकर के ही सीटें 167-68 बैठ रही थी। लेकिन खेल क्या किया, अनैतिकता किसने की? कांग्रेस ने। और जो मैं आपको बता रहा था कि क्या स्थिति आज कांग्रेस की हो गई है, केवल 2 राज्यों में इनके मुख्यमंत्री बचे हैं, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, और 2 ही सरकारों में ये शामिल हैं। मुख्यमंत्री वहां कोई और है, तमिलनाडु में एम.के. स्टालिन और झारखंड में हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन पे भी शिकंजा कस रहा है। उन्होंने खुद ही चीफ मिनिस्टर रहते हुए खुद को ही एक खनन का पट्टा दे दिया, लाइसेंस दे दिया। तो एजेंसियां उनकी जांच कर रही है, कभी भी उनकी सरकार जा सकती है, उनका पद भी छिन सकता है। भ्रष्टाचार का सीधा सीधा मसला है। तमिलनाडु में एम.के. स्टालिन अपनी शर्तों पे सरकार चला रहे हैं, बस ये मूक दर्शक हैं। राजस्थान में जो हाल है कानून व्यवस्था का भी और असंतोष पब्लिक में भी, वो आप देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी कमोबेश यही हाल है। तो जब भी इन राज्यों में चुनाव होंगे उसके बाद कांग्रेस का क्या हाल होगा पूरे देश में, ये आप समझ सकते हैं। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी चीफ मिनिस्टर हैं, वाईएसआर कांग्रेस की सरकार है। और जरा याद कर लीजिए कि इनके पिताजी कांग्रेस में हुआ करते थे, जगन मोहन रेड्डी कांग्रेस में हुआ करते थे। ये इनके पिताजी की मौत के बाद जो एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी डेथ हुई थी, जगन मोहन रेड्डी को संभाल करके नहीं रख पाए। अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल को तो छोड़ दीजिए, अरुणाचल, असम, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, जितने पूर्वोत्तर के राज्य हैं, सब में एक समय कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, या कांग्रेस समर्थित जो वहां छोटे दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, उनकी सरकारें हुआ करती थी। आज पूरे पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में कांग्रेस कहीं नहीं है। या तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं या भारतीय जनता पार्टी समर्थित जो क्षेत्रीय दल हैं, छोटे दल हैं, उनकी सरकार है। अरुणाचल में पेमा खांडू बीजेपी, असम में बीजेपी, हेमंत बिस्वा शर्मा जो पहले कांग्रेस में ही हुआ करते थे, उनको अपमानित किया राहुल गांधी ने, वो कांग्रेस छोड़ गए। बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और भाजपा सहयोगी दल है। नीतीश कुमार 2015 के इलेक्शन में कांग्रेस और आरजेडी के साथ थे, 2017 में इनका साथ छोड़ दिया। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई, कांग्रेस की सरकार 15 साल तक रही और खत्म। इसके बाद गोवा में प्रमोद सावंत बीजेपी के अभी फिर से चुन करके आए हैं। गुजरात में भूपेंद्र पटेल, गुजरात में आप देखिए कितने सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली आ रही है। पहले केशुभाई पटेल, फिर नरेंद्र मोदी, उसके बाद आनंदीबेन पटेल, उसके बाद फिर एक और चीफ मिनिस्टर रूपानी, अब भूपेंद्र पटेल। हरियाणा में पिछले 10 साल से 8 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हिमाचल में जयराम ठाकुर, झारखंड में हेमंत सोरेन जो कांग्रेस के सहयोग से चल रहे हैं, कर्नाटक में बसवराज बोम्मई जो एसआर बोम्मई के बेटे हैं और जो कांग्रेस के नेता हुआ करते थे। केरल में दूसरी बार वामपंथियों ने सरकार बनाई है पी विजयन के नेतृत्व में।
वहां भी कांग्रेस 5 साल के इनके कार्यकाल के बाद अपनी सरकार नहीं बना पाई, असम में भी नहीं बना पाई थी। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, जबकि कमलनाथ मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनकी सरकार गिर गई ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से। महाराष्ट्र में अभी तक उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, इनके और पवार के सहयोग से थे, वहां भी सरकार को नहीं संभाल पाए। आपको जब आप सर्च करेंगे गूगल पर, तो उद्धव ठाकरे जो कांग्रेस के और एनसीपी के सहयोग से सरकार चला रहे थे, उनके साथ राहुल गांधी का एक भी फोटो नहीं मिलेगा आपको। हाँ, एक बार वो अपने बेटे के साथ 10 जनपथ में हाजिरी लगाने के लिए गए थे, तो सोनिया गांधी के साथ तो फोटो है। तो ऐसे ये सरकारें चलाते हैं, ऐसे इनके संबंध रहते हैं। मणिपुर में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मेघालय में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी की सरकार, मिजोरम में भी एमएनपी की सरकार, वो भी भाजपा की सहयोगी, नागालैंड में नेफ्यू रियो, वो भाजपा के समर्थन से, उड़ीसा में नवीन बाबू सालों से हैं, शांति से काम करते हैं, ना वहाँ भाजपा को घुसने दे रहे हैं, और कांग्रेस का तो दशकों से वहाँ सरकार नहीं है। ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहाँ 3-3 दशक से कांग्रेस की सरकार नहीं है, कहीं तो 4 दशक से नहीं है। फिर पुडुचेरी, जहाँ का ये जिक्र कर रहे हैं, वहाँ भी अब कांग्रेस का मुख्यमंत्री नहीं है। पंजाब से ये बाहर हो ही चुके हैं, वहाँ भगवंत मान आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री है। राजस्थान में अभी अशोक गहलोत हैं, लेकिन जो हालात वहाँ के हैं, मैंने आपको बताया है। सिक्किम में भी अब ये नहीं है। तमिलनाडु में एमके स्टालिन इनके सहयोग से या अपने ही दम पर सरकार चला रहे हैं, और ये उसमें सहयोगी के तौर पर घुसे हुए हैं। तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव पहले कांग्रेस में हुआ करते थे। ममता बनर्जी पहले कांग्रेस में हुआ करती थी, अब वो पश्चिम बंगाल में टीएमसी की नेता हैं। त्रिपुरा में मानिक शाह कभी कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, अब बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में तो दूसरी बार योगी आदित्यनाथ फिर आए हैं, और कांग्रेस का सोपड़ा साफ है। उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पुष्कर सिंह धामी चीफ मिनिस्टर हैं। तो अगर आप देखें, तो आप ये देखिए कि किसी जमाने में ममता बनर्जी कांग्रेस में हुआ करती थी, मानिक शाह जो आजकल त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर हैं, कांग्रेस में हुआ करते थे। के चंद्रशेखर राव जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, कभी कांग्रेस में हुआ करते थे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, आज भारतीय जनता पार्टी के वहां मुख्यमंत्री हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके बम्बई, उनके बेटे आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। तो ये अपनी विफलता नहीं देखेंगे, ये नहीं देखेंगे कि ना हम अपने लीडर्स को संभाल करके रख पा रहे हैं, और ना ही सरकारों को, और ना ही पार्टी को। राज्य दर राज्य पार्टी खत्म होती जा रही है। वीडियो लंबा हो रहा है, वरना मैं आपको और सूची पढ़ करके बताता कि कौन कौन नेता अब तक पार्टी छोड़ चुके हैं, और कौन छोड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।